Hello and very warm welcome my viewers। आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहती हूँ और मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज से मैं जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं, जो कि संभावित है आई थिंक मार्च में। बट अब मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। लेकिन अभी हमारे पास कुल मिलाकर 85 टू 90 डेज़ हैं। बट विद इन 2 मंथ्स मैं आपके साथ बीपीएससी के सारे सिलेबस को कवर करूँगी और ये डे 1, डे 2 और डे 3 इस क्रम में होगा और 2 महीने में हम सारी बीपीएससी के सिलेबस को कवर करेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इत्यादि चीज़ें होंगी, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना प्रिपरेशन को धार दे पाएंगे और बीपीएससी के इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे, इवन फाइनल सिलेक्शन में पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 1 और यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी और हम पूरी बीपीएससी सिलेबस को आंसर के साथ कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आज हम आपके साथ 5 लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 100 से तो 120 वर्ड्स में होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर ए होगा मौर्य स्तंभ एवं ईरानी स्तंभ, दूसरा होगा मधुबनी पेंटिंग, तीसरा पटना कलम शैली, चौथा आर्यभट्ट की भूमिका और पांचवा कुंवर सिंह की भूमिका। तो लेट्स सी हम आगे बढ़ते हैं। पुनः हम देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मौर्य स्तंभ एवं ईरानी स्तंभ। मौर्य एवं ईरानी स्तंभ प्राचीन भारतीय और फारसी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कला, शिल्प और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक माने जाते हैं। मौर्य स्तंभ बेसिकली मौर्य स्तंभ जो बेसिकली 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की विशेषता अशोक के काल में मौर्य स्तंभ निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में सामग्री में क्या थी, तो यह एकाश्म यानी एक ही पत्थर से निर्मित और बलुआ पत्थर से निर्मित है। आकृति एवं शैली की बात करें तो ये बेलनाकार चिकनी पॉलिश युक्त सतह और यानी इसकी ये बेलनाकार होता था और इसका जो सतह होता था चिकना पॉलिश होता था और उच्च कोटि की मौर्य पॉलिश होती थी इसमें। इसके शीर्ष भाग पर सिंह, बैल, हाथी, घोड़े की आकृतियों के साथ घंटाकृत आधार होता था। शिलालेख की बात करें तो अशोक के धर्मादेश अंकित ब्राह्मणी लिपि में, किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में होते थे। ठीक है। प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें तो सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। वहीं लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा इत्यादि जो है प्रसिद्ध इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष की भी बात करता है। अब आते हैं हमने देखा मौर्य स्तंभ, अब देखेंगे ईरानी स्तंभ। ईरानी स्तंभ की कला, काल एवं पृष्ठभूमि क्या थी, तो यह 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी और वो मौर्यन क्या कब से कब तक था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि ईरानी स्तंभ जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। और आचमेनिड साम्राज्य ईरान में विकसित हुआ था। ये कहाँ विकसित हुआ था, ईरान में। निर्माण सामग्री यह संगमरमर या चूना पत्थर का निर्मित होता था और कभी कभी विभिन्न पत्थरों के संयोग से बनता था, इसमें ज्वाइंट होता था। लेकिन मौर्यन क्या होता था, एकाश में एक ही पत्थर से बनता था। इसकी आकृति बहुभुजाकार या फ्लूटेड यानी धारियों वाली सतह और भारी अलंकरण होता था। शीर्ष भाग पर बैल, घोड़े, ग्रिफिन काल्पनिक प्राणी है और युग्म आकृतियां और 2 दिशाओं में मुख होते थे। शिलालेखों की बात करें तो राजकीय घोषणाएं फारसी की लाक्षर लिपि में होता था। प्रसिद्ध उदाहरण परसेपोलिस सुजा में स्थित स्तंभ, परसेपोलिस सुजा में स्थित स्तंभ, और वहाँ पे कौन था, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, सारनाथ स्तंभ इत्यादि था। जबकि यहाँ पे क्या है, परसेपोलिस सुजा में स्थित स्तंभ। तो हमने मौर्यन स्तंभ और ईरानी स्तंभ देखा। अब हम दोनों में समानताएं देखते हैं। दोनों शासकों की शक्ति और वैभव के प्रतीक हैं। धार्मिक एवं राजकीय संदेशों के वाहक, शिल्पकला और वास्तु कौशल का उत्कर्ष है। तो ये समानताएं हैं। अगर हम भिन्नताओं की बात करें तो सतह मौर्य स्तंभ चिकनी पॉलिश होती थी, जबकि ईरानी स्तंभ अलंकृत होता था। और मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर पशु प्रतीक होते थे, जैसे बैल, सिंह, हाथी
इत्यादि, जबकि ईरानी में बैल ग्रिफिन का युग्म होता था। शिला अगर सामग्री की बात करें तो मौर्य में बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था और इसमें संगमरमर और चूना पत्थर का यूज होता था ईरानी में। शिलालेखों की भाषा कहें तो मौर्य में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि, जबकि ईरानी में फारसी किलाक्षर लिपि। निर्माण तकनीक की बात करें तो यह एकाश्म पत्थरों से बना था और ईरानी जो है बहुपाषाण संयोजन से बना था, यानी बहुत सारे पत्थरों के संयोजन से बना था। अगर हम प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो मौर्य स्तंभ भारतीय उपमहाद्वीप में, जबकि ईरानी स्तंभ फारस और उसके साम्राज्य में। अगर उद्देश्यों की बात करें तो मौर्य स्तंभ धार्मिक प्रचारक और आदेश प्रसारित करता था, जबकि ईरानी स्तंभ राजसी और महल आधारित था। कलात्मक शैली की बात करें तो मौर्य कला सरल और गंभीर थी, जबकि ईरानी कला अलंकृत और भव्य थी। विषय वस्तु की बात करें तो मौर्य स्तंभों पर अशोक के धर्म संदेश होते थे, जबकि ईरानी स्तंभों पर पौराणिक राजसी दृश्य होते थे। ठीक है। मौर्य और ईरानी स्तंभ यद्यपि अलग अलग सभ्यताओं के कला और स्थापत्य के साझा संवाद का साक्ष्य है, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत को अस्थायी आकार प्रदान किया। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। इसको और बेहतर हम बना सकते थे। जैसे कि मौर्य और ईरानी स्तंभ जो है यद्यपि अलग सभ्यताओं के कला और स्थापत्य के साझा संवाद का साक्ष्य है, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत को अस्थायी आकार प्रदान किया। इसके अलावा हम ये भी जोड़ सकते हैं कि ये विभिन्न जो है क्षेत्रों की अपनी संस्कृति थी और उसको उन्होंने परिलक्षित किया तथा अपने अमूल्य धरोहर को जो है इन्होंने दिखाया और इसके माध्यम से जगत को संदेश भी दिया। तो जिससे हम तत्कालीन समाज और तत्कालीन जो संस्कृति थी या फिर तत्कालीन जो राजसी या भव्यता थी, उसका हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला है, जो रंगों, प्रतीकों और सांस्कृतिक कथाओं के माध्यम से जीवन के विविध आयाम दर्शाती है। उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी प्राचीन जड़ें जो है मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। रामायण काल में राजा जनक ने सीता विवाह के अवसर पर इसका चित्रांकन कराया था। किसके विवाह पर? सीता विवाह के अवसर पर रामायण काल में राजा जनक ने करवाया था मिथिला क्षेत्र में। लोक कथा, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक अवसरों में दीवारों व फर्श पर चित्रांकन की परंपरा है। कहाँ पर? दीवारों पर और फर्श पर। साहित्य उल्लेख की बात करें तो कवि विद्यापति की कीर्ति पताका में मधुबनी पेंटिंग का वर्णन मिलता है। लोक परंपरा, प्राचीन मिथिला साहित्य और लोक गीतों का में चित्रकला का वर्णन है। प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं विषय वस्तु, पौराणिक कथाएं, विवाह दृश्य, प्रकृति, लोक जीवन इसका विषय वस्तु है। और इसके प्रतीक जो है वो सूर्य, चंद्रमा, तुलसी, मछली, हाथी, बांस, मोर इसके प्रतीक स्वरूप है। जबकि इनके रंगों में प्राकृतिक रंग जैसे कि हल्दी, नीम पत्ता, चावल का घोल इत्यादि प्रयुक्त किया जाता है। वहीं रेखांकन की जो बात करें तो यह दोहरी रेखाएं, सूक्ष्म नक्काशीदार पैटर्न इत्यादि हैं। पृष्ठभूमि, दीवार, कपड़ा, हाथ से बनी कागजी सतह जो है, ये पृष्ठभूमि इसकी क्या होती है? दीवार पर बनाए जाते हैं, कपड़ों पर बनाए जाते हैं और हाथ से बने कागजी सतह पर ये तैयार किए जाते हैं। अगर हम शैली और प्रकार की बात करें तो इसमें कोहबर शैली, जिसमें विवाह और उर्वरता का प्रतीक है। गोधन शैली, जो गोपालक और गोचरण दृश्य दर्शाया जाता है। भरनी, जिसमें रंगों से भरपूर और चमकदार पेंटिंग होती है। कचनी, जिसमें सूक्ष्म रेखाओं से बनी सजावटी कला होती है। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह महिला प्रधान कला है, यानी ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं। धार्मिक उत्सव अनुष्ठान की बात करें तो पूजा, व्रत, विवाह में उपयोग यानी मांगलिक उत्सवों में इसका उपयोग किया जाता है। सामाजिक संदेश, प्रकृति संरक्षण, सामाजिक एकता और नारी सशक्तिकरण। वैश्विक पहचान, व्यावसायिक रूपांतरण जैसे कपड़ा, गृह सज्जा, फैशन में प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन यानी विदेशों में प्रदर्शनियों के माध्यम से पहचान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक यानी 2007 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया।
इसके प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो सीता देवी, गंगा देवी, भगवान देवी, सिया देवी 2024-25 में पद्मश्री प्राप्त कलाकार जैसे कि शांति देवी, शिवम पासवान। मधुबनी पेंटिंग केवल कला नहीं बल्कि मिथिला की जीवंत सांस्कृतिक आत्मा है जो परंपरा, आस्था, सृजनशीलता के अनूठे रंगों में पिरोती है। अब हम आते हैं पटना कलम शैली के बारे में। पटना कलम शैली मुगल राजस्थानी कंपनी शैली का अद्वितीय संगम है जो बिहार के कलाकारों द्वारा दैनिक जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण करती है। इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली एवं मुर्शिदाबाद के लघु चित्रकारों का पटना में आगमन के पश्चात हुआ। यानी दिल्ली और मुर्शिदाबाद के जो लघु चित्रकार थे उनका पटना में आगमन हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी तक यह शैली लोकप्रिय रही। इनका संरक्षण नवाब, अंग्रेज अफसर और व्यापारी वर्गों से संरक्षण प्राप्त था। नामकरण पटना में विकसित होने के कारण इसका नामकरण पटना शैली पड़ा। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें लघु चित्रों की प्रधानता है, जैसे कि अधिकतर लघु चित्र लघु आकार के जैसे कि कागज़ पर, बाद में हाथी दांत पर भी बनाए गए। दैनिक जीवन का चित्रण किया गया है इसमें, जैसे कि टोकरी बनाने वाले, बाजार, मेले और त्योहारों के दृश्य को दर्शाया गया है। इसमें देसी रंगों का प्रयोग किया जाता था जो पौधों, छाल, फूलों, धातुओं से बने प्राकृतिक रंग, गहरा भूरा, लाल, पीला और नीला प्रमुख रंग थे। शैलीगत गुण की बात करें तो इसमें बारीक रेखाएं, हल्के रंग, गहराई, परिप्रेक्ष्य का उपयोग, गहरी भौएं कह सकते हैं, गहरी भौएं, मोटी मूछें इत्यादि होती थे। इसके अगर पुरुष चित्रकारों की इसमें प्रधानता देखी गई है, यानी अधिकांश कलाकार पुरुष थे, इसलिए इन्हें पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहा जाता है। वही मधुबनी पेंटिंग महिला चित्रकार उसमें शामिल होती थी, वो भी ग्रामीण। इसमें विशेषकर हमने देखा कि धार्मिक विषयों का अभाव होता था, यानी सांसारिक और ऐतिहासिक दृश्यों पर जोर दिया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो इसमें दस्तावेजी महत्व यानी 18वीं-19वीं सदी के बिहार की सामाजिक आर्थिक जीवन का दृश्य लेखन किया जाता था। लोकप्रियता स्थानीय जनता और अंग्रेज अधिकारियों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय था। इसका संरक्षण पटना संग्रहालय अन्य कला दीर्घाओं में सुरक्षित है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो इसके प्रमुख कलाकार हैं गुलाम शेख, लालजी शाह, इशाकुल्लाह, सेवक राम, हुलास लाल, शिवदयाल, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू इत्यादि। अगर इस कला के पतन को अगर हम देखते हैं तो यह कला जो है वर्तमान में पतन और वर्तमान स्थिति। पतन का कारण फोटोग्राफी का आगमन, संरक्षक वर्गों का पतन हो गया और बदलता कला रुचियाँ यानी बदलती हुई कला रुचियाँ इसके पतन का कारण बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ कि फोटोग्राफी का आगमन हो गया, संरक्षक वर्गों जो थे उनका पतन हो गया और लोगों की कला रुचियों में परिवर्तन हो गया। वर्तमान प्रयास की बात करें तो कला विद्यालयों, सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के माध्यम से संरक्षण व पुनर्जीवन के प्रयास किए गए हैं। पटना कलम शैली कला, इतिहास और समाज का अनूठा मिश्रण है जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को लघु चित्रों में सजीव रूप से संरक्षित करती है। तो इस प्रकार हमने पटना कलम शैली देख लिया। अब हम देखते हैं आर्यभट्ट की भूमिका, रोल ऑफ आर्यभट्टा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनकी जन्मभूमि बिहार रही, जिन्होंने बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित किया। इनका जन्म 476 ईस्वी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार या कुसुमपुर में हुआ। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, जिससे बिहार की विद्या परंपरा को नई ऊंचाइयां मिली। इनकी मृत्यु लगभग 550 ईस्वी में हुई। आर्यभट्ट के तो क्या थे? महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और जन्मभूमि बिहार रहा था। बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित किया। 476 ईस्वी में जन्म हुआ और 550 ईस्वी में मर गए। तो 476 और 550।
कितने साल का डिफरेंस हुआ, यानी वो 74 साल तक जीवित रहे। और इनका कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विद्या परंपरा को नई ऊंचाई पर दे। समकालीन कहे तो इसके समकालीन जो थे गुप्त कालीन सम्राट के समय ये सक्रिय रहे थे। अगर हम प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो आर्यभट्टीय आर्यभट्टीय इनका ग्रंथ था जो गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, खगोल विज्ञान पर आधारित मुख्य कृति है। वहीं आर्य सिद्धांत की बात करें तो यह उपलब्ध नहीं है, परंतु अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। गणित में अगर आर्यभट्ट के योगदान की बात की जाए तो गणित में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि शून्य का प्रयोग, गणित में इनका योगदान शून्य के प्रयोग में, जैसे दशमलव पद्धति में शून्य के महत्व को स्पष्ट किया। अब पाई का मान इन्होंने दिया, यानी कि 3.1416 का सटीक मान इन्होंने पाई का निकाला। बीजगणित और त्रिकोणमिति में इन्होंने ज्या कोसाइन यानी कोज्या की परिभाषा और सारणी तैयार की। दशमलव प्रणाली यानी कि स्थान मान प्लेस वैल्यू पद्धति का विकास किया। खगोल विज्ञान, तो ये गणित में उनका यूज था। अब खगोल विज्ञान में इनके योगदान की बात की जाए तो उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इन्होंने प्रस्तुत किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। ग्रहों की गति, नक्षत्रों की स्थिति, वर्ष की लंबाई का सटीक अनुमान लगाया। तो इनका खगोल विज्ञान में था। तो अब ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं, यह उन्होंने बताया। और चंद्र और सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। ग्रह की गति, नक्षत्रों की स्थिति और वर्ष की जो लंबाई है उसका सटीक अनुमान लगाया। बिहार और सांस्कृतिक गौरव की अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट का जीवन और कार्य बिहार की समृद्ध बौद्धिक धरोहर का प्रतीक है। नालंदा जैसे विख्यात शिक्षा स्थली को के गौरव को उनके कार्यों ने और आगे बढ़ाया। उनकी खोजें बिहार की उस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है जिसने भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित किया। अगर हम प्रभाव और विरासत की बात करें तो अरब, यूरोप और एशिया के अन्य भागों में उनके सिद्धांतों का अनुवाद व प्रसार है। इसरो ने 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से प्रक्षेपित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणित व खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आज भी वे प्रेरणा के स्रोत हैं। बिहार के गौरव आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में अद्वितीय योगदान देकर बिहार की ज्ञान परंपरा को अमर और विश्व में प्रतिष्ठित कर दिया। अब हम आते हैं कुंवर सिंह की भूमिका। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, बिहार की धरती के गौरव थे, जिन्होंने अदम्य साहस से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को जगदीशपुर, आरा, बिहार में हुआ। वीर कुंवर सिंह की भूमिका की बात करें, द रोल ऑफ कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, बिहार की धरती के गौरव और अदम्य साहस से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। जीवन परिचय की बात करें, उनका जन्म 13 नवंबर 1777 1777 कहा हुआ था, जगदीशपुर, आरा, बिहार में हुआ था। परिवार में जो था उभरते जमींदार परिवार के प्रमुख सदस्य थे। पारंपरिक एवं युद्ध कला में निपुण थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को आरा युद्ध के दौरान प्राप्त घाव के कारण हुए। 1857 के विद्रोह में अगर इनकी भूमिका की बात की जाए तो हम देखते हैं कि 80 वर्ष की आयु में भी स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने नेतृत्व किया। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संचालन किया। आरा की लड़ाई में अद्वितीय युद्ध नीति से अंग्रेजों को पराजित किया। तो क्या किया? 80 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व और बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह और आरा की लड़ाई में अद्वितीय युद्ध नीति का से लोग अंग्रेजों को पराजित किया। अपनी सेना ने के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झांसी, यूपी, एमपी, झांसी, रीवा और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। सैन्य कौशल और रणनीति की बात की जाए तो इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को पद्धति का प्रभावी उपयोग किया। स्थानीय भूगोल और जनता के समर्थन से अंग्रेजों को बार बार मारते सीमित संसाधनों में भी बड़े अंग्रेजी दलों से मुकाबला किया। उल्लेखनीय विजय और घटनाओं की बात की जाए तो उल्लेखनीय विजय और घटनाएं क्या थी? तो आरा हाउस की विजय 1857, अंग्रेजों
को किलेबंद भवन से खदेड़ कर बिहार में विद्रोह की लहर पैदा की। आजमगढ़ की विजय, ये आ रहा का था। आजमगढ़ की विजय, अंग्रेजी सेना को हराकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह को नया बल दिया। गंगा पार युद्ध, गंगा नदी पार करते समय घायल होने के बावजूद अपनी तलवार से दाहिना हाथ काटकर संक्रमण रोकने का अद्भुत साहस दिखाया। बिहार और राष्ट्रीय गौरव, कुंवर सिंह ने बिहार की वीरता और बलिदान की परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनके नेतृत्व ने बिहार को स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। उनका बलिदान आज भी बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विरासत, उन्हें बिहार के शेर और वीर बांकुरा की उपाधि प्रदान की गई है। आरा में वीर कुंवर सिंह स्मारक, विजय स्मारक उनकी स्मृति में निर्मित है। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 में साहस और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर बिहार और भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया और अमर हो गए। तो इस प्रकार हमने वीर कुंवर सिंह को भी पढ़ लिया और हमने टोटल 5 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए, जिसमें अगर मैं आपको से कहूँ तो ये रहे हमारा डे वन। अगर आप देखें तो हमने मौर्य 8 नंबर का क्वेश्चन मौर्य स्तंभ एवं ईरानी स्तंभ पढ़ा, मधुबनी पेंटिंग पढ़ा, पटना कलम पढ़ा, आर्यभट्ट की भूमिका और कुंवर सिंह की भूमिका को पढ़ा। तो इस प्रकार आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें और जिससे ये आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिट हो जाए और ताकि आपने एग्जामिनेशन हॉल में इसे चाहकर भी ना भूल पाए और एक अच्छा स्कोर करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। हम इसी तरह नेक्स्ट डे भी आपको कनेक्ट करेंगे।